अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इस न्यू बुक का चैप्टर 1 के थर्मल रेडिएशन। देखो, हमने क्या कहा था कि अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो 3 तरीक़ों से जाती है। या तो कन्वेक्शन हुआ होगा, कन्वेक्शन प्रोसेस, या फिर कंडक्शन हुआ होगा, या तीसरा थर्मल रेडिएशन हुआ होगा, रेडिएशन के ज़रिए। तो 3 तरीक़ों से ही जा सकती है, ठीक है। ये 3 तरीके लिखे हुए हैं। इनमें से जो कन्वेक्शन था वो हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो है रेडिएशन, ठीक है जी। तो हमने कहा कि अगर हीट जो है वो उसने इस जगह, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हीट है, उसने कोई भी एक सरफेस है, उसने हीट यहाँ से, हीट ने यहाँ पर जाना है, तो वो 3 तरीके से जाएगी। या तो वो यहाँ से जो जा रही है वो कन्वेक्शन के ज़रिए जाएगी, या कंडक्शन के ज़रिए, या फिर रेडिएशन के ज़रिए। अब ये जो तीनों मेथड्स हैं ना, इनमें से ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब ये रेडिएशन रह गया। अब वैसे अगर हम देखें ना, तो इन तीनों में से फास्टर कौन सा है, मतलब किस में जल्दी हीट यहाँ से इस तरह तक जाएगी। अगर हम वो देखते हैं तो वो है रेडिएशन, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र को एक्सप्लेन करें, तो वो रेडिएशन का प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह इतनी तेज़ी से जाती है जितने की स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो हीट यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम कन्वेक्शन देखें तो हीट ने अगर इधर से इधर जाना है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में जाती है। वो कंडक्शन में होता है। ओके, उस कंडक्शन को हम बाद में देखेंगे। अभी कन्वेक्शन हमने पढ़ा कि हमारे पास पानी गर्म होता है, हल्का होता है, तो वो ऊपर की तरफ उठता है, तो इस तरह से हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र करती है। रेडिएशन में क्या होता है कि हीट अगर एक जगह से दूसरी जगह में जाएगी तो वेव्स की फॉर्म में जाती है। ये वेव्स हैं। तो हीट ने अगर इधर से इधर जाना है तो ऐसे वेव्स की फॉर्म में जाती है, और ये वेव्स इतनी तेज़ी से ट्रैवल करती हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट से, जैसे 3 × 10⁸ होती है ना, इतनी तेज़ी की स्पीड्स के ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, ठीक है। दूसरी खासियत रेडिएशंस की ये है कि जो कन्वेक्शन और कंडक्शन है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते। अब वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी एयर के पार्टिकल्स नहीं होते। जैसे ये अगर सन है और यहाँ पर अर्थ है, इनके दरमियान में क्या होता है? वैक्यूम होता है। वैक्यूम क्या है? कोई भी एयर का पार्टिकल यहाँ पर नहीं होते, बिल्कुल खाली जगह होती है। अगर तो यहाँ पे हमें पता है कि सन से हमें हीट मिलती है और वो अर्थ तक पहुँच रही होती है, ठीक है। अगर ये सन की जो हीट है वो अर्थ तक कन्वेक्शन के प्रोसेस से अगर पहुँचती तो वो पहुँच ही ना पाती। क्यों? क्योंकि हीट यहाँ से निकलती, लेकिन आगे क्या आ गया? वैक्यूम आ गया, तो वैक्यूम से वो गुजर ही नहीं सकती, ठीक है। तो कन्वेक्शन तो वैक्यूम में फ़ेल हो गया। फिर आगे कंडक्शन आप आगे पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में जो है वो हीट अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो कंडक्शन होता है। तो यहाँ से अगर कंडक्शन से भी हीट यहाँ से यहाँ तक पहुँचती तो वो वैक्यूम की से गुजर ही ना पाती। लेकिन अब जो सन से हमें अर्थ तक जो भी हीट मिलती है वो रेडिएशन वाली मिलती है। किस तरह से? कि सन के अंदर से हीट ऐसे वेव्स की फॉर्म में निकलती है, ठीक है। वेव्स की फॉर्म में निकल रही होती है, और ये वेव्स फिर आगे से ट्रैवल करती करती हमारी अर्थ तक आती हैं। अर्थ में ये आगे रास्ते में उनको वैक्यूम मिलता है, ये वैक्यूम से भी गुजर जाती हैं, ठीक है। तो ये रेडिएशन की खासियत ये है, एक तो ये बहुत तेज़ी से मूव करती हैं कि इनकी स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है। दूसरी ये कि ये दरमियान में वैक्यूम आ जाए तब भी गुजर कर अर्थ तक आती हैं, तो ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। दो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, एक तो ये फास्टेस्ट होता है, दूसरा ये कि वैक्यूम से भी गुजर सकता है। कन्वेक्शन और कंडक्शन फास्टेस्ट भी नहीं होते, और दूसरा ये कि ये वैक्यूम से गुजर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब वेव्स भी होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो वो वेव्स जो हैं उनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें जब भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना देखना है कि रेडिएशंस में हीट एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की फॉर्म में जाती है। दूसरा ये इट कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से भी गुजर सकती है। अब एग्जांपल ये है कि देयर इज़ अ वैक्यूम बिटवीन सन एंड अर्थ बट हीट फ्रॉम सन कैन रीच द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर हम देखें तो सन और अर्थ के दरमियान में तो वैक्यूम है, सन की हीट अर्थ तक नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सन की जो हीट है वो वेव्स की फॉर्म में निकलती है और वो इसीलिए वैक्यूम से पास कर सकती है और अर्थ तक पहुँचती है। फिर ये कि जो रेडिएशंस हैं, मतलब जो वेव्स हैं, वो ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट, वो बहुत तेज़ी से मूव करती हैं स्पीड ऑफ लाइट से। अगर यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ 8। सबसे जो तेज़ स्पीड होती है उसको स्पीड ऑफ लाइट बोला जाता है।
अब इसके भी इफ़ेक्ट्स हैं, डिफरेंट सरफेसेस के डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होंगे। जैसे सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, हमें पता है कि वो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब भी करते हैं और एब्जॉर्ब करके हीट को एमिट भी करते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने अंदर सारी जो भी इसको हीट मिलेगी ना इर्द गिर्द से, ये इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करेगा। फिर जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जमा होगी ना, क्योंकि इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब ये निकालेगा भी, ठीक है। तो अंदर जाए तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब, और अगर बाहर निकाल रहा है तो उसको कहते हैं एमिट। अब हर कोई ऑब्जेक्ट जो भी हो वो एब्जॉर्ब भी करता है और वो एमिट भी करता है। अब कितना एब्जॉर्ब करता है और कितना एमिट करता है ये डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या है, उसकी सरफेस कैसी है, उसका ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब एंड एमिट या रेडिएट, एक दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। हीट, अमाउंट ऑफ एमिशन, कितनी निकालता है हीट अपने अंदर से, वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स। पहला फैक्टर जो है वो कलर है। हर एक ऑब्जेक्ट का कलर जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर कोई डार्क कलर्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एमिट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करते, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने समझना है, ये 3 तरह की टर्म्स जो है ना वो यूज़ होंगी, एब्जॉर्ब, एमिट, रिफ्लेक्ट। अब पहले तो हम इनके मतलब समझते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब है कि अगर कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऊपर से लाइट पड़ी, जैसे सन की लाइट है या कोई भी लाइट है वो पड़ी, अगर तो वो उसके अंदर चली गई है ना, तो इसका मतलब वो क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। फिर होता है एमिट, इसको हम बाद में देखते हैं। फिर रिफ्लेक्ट देखते हैं। अब रिफ्लेक्ट क्या होता है कि अगर लाइट आई और वो अंदर नहीं गई, वापस चली गई, ठीक है, सरफेस के अंदर गई ही नहीं, सरफेस से कोई लेना देना नहीं है उसका, वो सिर्फ आई और रिफ्लेक्ट कर गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट। फिर आता है एमिट। अब लाइट जो है वो जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इसने एब्जॉर्ब कर ली फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सी लाइट पड़ी हुई है जो इसने एब्जॉर्ब करता रहा, जब ये उसको बाहर निकालेगा उसको बोलते हैं क्या, एमिट करना। अब हम देखते हैं सबसे पहले तो डार्क कलर्स। डार्क कलर्स जितने भी होते हैं ना, जैसे ये डार्क कलर है, ब्लू, डार्क ब्लू है, ठीक है, या फिर ब्लैक समझ लो इसको। अब ये क्या करेगा, जितनी भी लाइट आएगी ना, इधर उधर से लाइट आ रही है, हर तरफ से लाइट पड़ी है ना, सूरज की रोशनी, ये सारी की सारी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जितनी पॉसिबल हो सकती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं सारी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँ। फिर जब इसने एब्जॉर्ब कर ली, हर चीज़ एब्जॉर्ब भी करती है, तो फिर वो एमिट भी करेगी, अपने अंदर से निकालेगी भी, ठीक है। तो अब जितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये उन सारों को बाहर भी निकालता है, ठीक है। ये तो इसमें क्वालिटी है कि ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये लाइट को ना वापस नहीं करता, ठीक है। ये जितनी भी लाइट इस पे पड़ेगी ना, सारे को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट बहुत कम करता है। मतलब ये कोशिश करता है कि लाइट अगर आई है तो वापस ना जाए, इसके अंदर चली जाए, ठीक है। तो ये सारी लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट कम करता है। तो इसीलिए ये जो डार्क कलर्स होते हैं ये गुड एब्जॉर्बर होते हैं और एमिटर भी होते हैं, लेकिन वर्स्ट रिफ्लेक्टर होते हैं, बहुत बुरे रिफ्लेक्टर होते हैं, रिफ्लेक्ट करते ही नहीं है। इसीलिए जो ब्लैक क्लोथ्स होते हैं फील होटर इन सनलाइट, अगर आप इनको पहन लोगे गर्मियों में तो सारी की सारी हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगती है, ठीक है, क्योंकि ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहते हैं सारी लाइट को। लेकिन अगर हम सर्दियों में पहने तो हमें इस ब्लैक कलर ज़्यादा पहने जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो सर्दियों में फ़ायदेमंद है, लेकिन गर्मियों में ये नुकसानदेह है। फिर अगर हम देखते हैं लाइट कलर्स, अब लाइट कलर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट को, जितनी भी लाइट इन पर आकर पड़ती है ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करते। लाइट कलर्स होते हैं वो जितनी भी लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ से लाइट आई इसको वापस भेज दिया, यहाँ से आई उसको वापस भेज दिया, तो अपने अंदर लेकर ही नहीं जाते। तो इसीलिए इनको क्या, अगर लेकर ही नहीं गए तो फिर रिफ्लेक्ट क्या करेंगे, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट भी कम करेंगे अगर एब्जॉर्ब कम किया तो ये पुअर एब्जॉर्बर होते हैं और पुअर ही एमिटर होते हैं, लेकिन गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, सारी लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए गर्मियों में लाइट कलर्स पहने जाते हैं ताकि जितनी भी लाइट आए वो रिफ्लेक्ट होती रहे, अंदर ना जाए और हमें गर्मी फील ना हो। और सर्दियों में ये नहीं पहने जाते क्योंकि ये सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब करते ही नहीं है, तो हमें ठंड फील होती है। तो इसीलिए इसी तरह हमने देखा कि डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, कुछ लाइट को अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ एब्जॉर्ब नहीं करते। फिर आता है टेक्सचर पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे कुछ सरफेसेस होती हैं वो हमें बिल्कुल प्लेन, कुछ सरफेस होती है बिल्कुल प्लेन होती है, कुछ ऐसी होती है कि ऐसे खुरदरी खुरदरी सी होती है, तो ये टेक्सचर होता है, ठीक है, कि वो बिल्कुल प्लेन है या वो खुरदरी कैसी है, ये किसी भी सरफेस का क्या होता है, टेक्सचर होता है। अब हम देखते हैं कि अगर तो कोई सरफेस जो है ना बिल्कुल ऐसी प्लेन है, सीधी सीधी है, इसको बोला जाता है प्लेन सरफेस, ठीक है। लेकिन अगर कोई सरफेस ऐसे खुरदरी खुरदरी सी है तो इसको बोला जाता है कि ये रफ़ है,
ठीक है। तो सरफेसेस आपको पता लगे टेक्सचर या प्लेन होगा या रफ होगा। अब लाइट जब आकर इसके ऊपर पड़ती है ना, तो ये प्लेन है, ये इसको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जब लाइट इन खुरदरी वाली पे आकर पड़ती है तो वो लाइट आई वो अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट बहुत कम होती है या होती नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर बिल्कुल हम प्लेन बनाते हैं तो लाइट आती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, अंदर नहीं जाती। लेकिन जब सरफेस ऐसी खुरदरी होती है तो लाइट ज़्यादा अंदर जाती है, कम, बहुत कम रिफ्लेक्ट होगी, अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे देखा कि जितनी भी रफ़ और डल सरफेसेस होती हैं वो गुड एब्जॉर्बर होती हैं, एब्जॉर्ब कर देती हैं लाइट को, और अगर एब्जॉर्ब किया तो एमिट भी करेंगे, बट आर बैड रिफ्लेक्टर। लेकिन अगर हम स्मूथ और शाइनी सरफेसेस को देखते हैं तो ये पुअर एब्जॉर्बर होती हैं, एब्जॉर्ब नहीं करती लाइट को। ठीक है, अगर एब्जॉर्ब नहीं करी तो एमिट भी नहीं करी, लेकिन ये गुड रिफ्लेक्टर होती हैं। जैसे अब जो वॉल्स होती हैं, जिन जो हमारी दीवारें होती हैं, उनको बिल्कुल प्लेन बनाने की कोशिश की जाती है। प्लेन क्यों बनाई जाती है? ताकि लाइट आए और उससे आकर फ़ौरन से क्या कर जाए, लाइट आए और इधर से रिफ्लेक्ट कर जाए, अंदर एब्जॉर्ब ना हो। ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम लाइट कलर का मतलब वाइट पेंट कर देते हैं ताकि लाइट और ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो, इसीलिए जो दीवारें होती हैं वो गर्मी नहीं देती। फिर सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, जिसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतनी ही ज़्यादा चीज़ को अब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही एमिट करेगा। तो लार्ज सरफेस एरिया मतलब ज़्यादा रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं। एग्जांपल जैसे हीटर्स होते हैं और रेडिएटर्स होते हैं, उनकी प्लेट्स को बड़ा रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा हीट को बाहर निकाल सके, रेडिएट कर सके। अब एक चीज़ आपने देखी कि डिफरेंट चीज़ें जैसे कलर, टेक्सचर, ये सारे और एरिया, ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि कितनी हीट कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अंदर से बाहर निकालता है। दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे ये अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसने अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब किया तो ये कितनी बाहर निकालेगा, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस तरह से कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडिएशंस के। जिसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो उतनी हीट को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो यहाँ पर ली गई है वो कौन सी है, एक स्टोव, एक चूल्हा है और एक क्या है, सन। दोनों हीट के सोर्स हैं, इससे भी हमें हीट मिलती है, इससे भी क्या मिलती है, हीट मिलती है। ठीक है, ये भी हीट को देता है और ये भी हीट को देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्योंकि सन और स्टोव में से टेम्परेचर किसका ज़्यादा है। ठीक है, सन का ऑब्वियसली, इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, और इसका टेम्परेचर इसके मुकाबले तो बहुत कम है। तो हमने देखा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिएशन के, जिसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो उतनी ज़्यादा हीट को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सन होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा हीट को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये सन है और ये हम स्टोव ले लेते हैं, तो आप देखो ये थोड़ी सी हीट बाहर निकालेगा बस। लेकिन जो सन है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट को बाहर भी निकालता है। ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो उतनी हीट को बाहर निकालेगा। आप देखो स्टोव ने सिर्फ इतनी सी हीट बाहर निकाली है, लेकिन सन ने बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकाली है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उसका ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से मैंने दोबारा ड्रॉ किया कि ये सन है, सन बहुत ज़्यादा हीट को है जो वो बाहर निकाल रहा है, लेकिन स्टोव जो है वो चूल्हा इतनी ज़्यादा हीट को बाहर नहीं निकाल रहा। रीज़न वही है कि सन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा रेडिएशन देगा, स्टोव का कम होता है तो वो कम रेडिएशन देगा। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद क्या आता है कि जो हीट ज़्यादा बाहर निकाल देगा उसके अंदर तो हीट कम रह जाएगी ना, क्योंकि उसने तो सारी की सारी क्या कर दी, बाहर निकाल दी। तो उसका अंदर का जो टेम्परेचर, सन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो सारी हीट क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो इसीलिए इसका अंदर का टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, मतलब ये कूल डाउन हो जाएगा। फिर ये स्टोव है, अब ये स्टोव तो कम हीट को बाहर निकाल रहा है ना। अगर ये कम बाहर निकाल रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर हीट जो है वो ज़्यादा है, इसके अंदर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये बाहर कम निकाल रहा है। जो चीज़ बाहर ज़्यादा निकाल रही है इसका मतलब उसके अंदर टेम्परेचर क्या रह गया, कम रह गया। लेकिन जो कम बाहर निकाल रहा है इसका मतलब उसके अंदर अभी भी टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि वो बाहर निकाल ही नहीं रहा। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि रेडिएशन जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब सन एमिट करता है मोर हीट, अपने अंदर से ज़्यादा हीट निकालता है। स्टोव हीट देन स्टोव के मुकाबले में ज़्यादा हीट को निकालता है। क्यों? क्योंकि सन जो होता है वो हॉटर होता है और उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। द ऑब्जेक्ट डेट एमिट या रेडिएट, अच्छा यहाँ पे ना आप या एमिट वर्ड यूज़ कर लो या रेडिएट वर्ड यूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी, जो इजी लगता है, एक ही मतलब है दोनों का। द ऑब्जेक्ट्स डेट एमिट मोर हीट देन एब्जॉर्बिंग देयर टेम्परेचर विल ड्रॉप। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हीट को बाहर निकाल रहा है, तो इर्द गिर्द से इतनी हीट ले भी नहीं रहा, एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा, बस निकाल ही जा रहा है बाहर। तो इसका मतलब उसके अंदर टेम्परेचर क्या है, कम हो चुका है और वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा।
अब ऑब्जेक्ट्स जो एमिट या फिर एमिट करते हैं कम हीट देन अब्जॉर्बिंग, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बाहर कम निकाल रहा है लेकिन दूसरों से हीट लेके अपने अंदर अब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो उसका अंदर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होगा ना, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर तो इक्वल हो जाए, जैसे जितना ही वो एब्जॉर्ब करता है और फ़ौरन से ही बाहर निकाल देता है, जितना एब्जॉर्ब किया उतना बाहर निकाल दिया, तो उस स्टेट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम को हम अलग से भी देख लेते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मतलब बराबर। अब टेम्परेचर बराबर हो जाने का मतलब क्या है, अब ये तो वैसे वो स्टेट है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जितनी एब्जॉर्ब करता है उतनी ही अगर बाहर हीट निकाल देता है, तो उसको बोलते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसने फॉर एग्जांपल इतनी हीट को एब्जॉर्ब किया, पहले इतनी हीट को उसने क्या किया, हर तरफ से हीट को लेके एब्जॉर्ब कर लिया, इसके अंदर बहुत सी हीट जमा होगी। अब जितना इसने हीट को एब्जॉर्ब किया था ना उतनी ही बाहर निकाल देगा, तो इसका तो टेम्परेचर कुछ नहीं रहा ना, ठीक है, तो बैलेंस हो गया, जितनी ली उतनी ही निकाल दी, तो उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब एग्जाम्पल क्या है कि सबसे पहले ना हम एक गर्म चाय का जो कप होता है उसको ला के कमरे में रखते हैं, ठीक। अब आप देखो, अब ये जो चाय है इसके अंदर से क्या निकल रही है, हीट निकल कर कहाँ जा रही है, बाहर। इसका मतलब ये हीट को बाहर निकाल रहा है, एमिट कर रहा है, ठीक है। और बाहर के जो रूम के बाहर का जो टेम्परेचर है वो हीट है, वो भी तो ये अंदर ले रहा है ना, ठीक। तो ये अंदर भी ले रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है और क्या कर रहा है, एमिट भी कर रहा है। जब ये एब्जॉर्ब और एमिट बराबर हो जाएंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी समझ लेते हैं, वैसे यही कंसेप्ट, लेकिन एक और भी समझ लेते हैं कि जब हम ऐसे हमने चाय ली हुई है, चाय से हीट निकल रही है, चाय में जो है वो हीट ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर 70 सेल्सियस तक है फॉर एग्जांपल, और रूम का जो है नॉर्मल रूम का 25 सेल्सियस होता है, ठीक है। अब किसका ज़्यादा है, चाय का ज़्यादा है ना, तो चाय से हीट जो है वो निकल कर किधर जा रही है, रूम की तरफ जा रही है, ठीक है, क्योंकि हीट जो होती है वो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है। ओके, जब ये सारी की सारी हीट इसको दे देगा, अब इसने हीट ले ली और ये सारी हीट इसने अपनी दे दी, अब इसका टेम्परेचर जो है वो सारी हीट निकाल के कम हो जाएगा ना, और जब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, चाय भी ठंडी हो जाएगी, उतनी ही ठंडी होगी, उतने ही टेम्परेचर पर आ जाएगी जितना रूम का टेम्परेचर है, तो फिर इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो चाय ठंडी क्यों होती है, क्योंकि वो सारी हीट निकाल के अपने सराउंडिंग को दे देती है, तो और उस स्टेट को बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, जिस पे दोनों टेम्परेचर जो होंगे चाय का भी और रूम का भी बराबर हो जाता है। फिर है लेस्ले क्यूब, थर्ड लिया गया। लेस्ले क्यूब क्या था कि ओके, अब ये लेस्ली क्यूब क्या था, इसमें एक जैसे क्यूब होता है, ठीक है, मेटल बॉक्स की तरह होता है। अब मेटल बॉक्स की चार साइड्स हैं, चार साइड्स हैं। अब चारों साइड्स को ना डिफरेंट कलर कर दिया गया, ठीक है। जैसे एक डब्बा होता है, उसकी चार साइड्स हैं, उनको डिफरेंट कलर कर दिया, एक को ब्लैक कर दिया, एक को शाइनी कर दिया, एक को वाइट कर दिया और एक को डल और एक को डार्क कलर कर दिया, ठीक है। अब क्या किया कि इस बॉक्स को हीट किया गया, मतलब इसको हीट दी गई, और फिर जब हीट दे दी उसके बाद हीट को हटा दिया, और फिर कोई भी थर्मामीटर जो है इसमें रखा गया। थर्मामीटर क्यों रखा, ताकि जो हम देख सकें कि हमने जो हीट दी है, हीट दे के सारे चारों साइड्स ने क्या कर ली, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद देखा गया थर्मामीटर लगा के कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट को एमिट ज़्यादा कर रहा है। तो ये देखा गया कि जो ब्लैक कलर है वो जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी ना उतनी ही बाहर भी कर देता है, जितनी एब्जॉर्ब की थी उसने उतनी ही बाहर निकाल देता, तो ये सबसे ज़्यादा, और जो बाहर निकाल रहा है वो थर्मामीटर को मेजर करेगा। अब ब्लैक कलर जो वो ज़्यादा हीट दे रहा है और शाइनी कलर्स जो हैं वो कम हीट दे रहे हैं क्योंकि उसने एब्जॉर्ब ही नहीं की। तो यहाँ तक थे इसका टॉपिक का लेक्चर था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।